काफी न्यूट्रल उनका बिहेवियर रहा है। कई वीडियोज में हमने ऐसा देखा, खबरें ऐसी आती रही। और जहां तक बीजेपी के लड़ने का सवाल है तो कल रात को भी प्रूव हुआ। ममता बनर्जी को 4 घंटे स्ट्रांग रूम में बैठना पड़ा तो सामने शुभेंदु अधिकारी ने अपना आदमी बैठा है कि तुम सामने बैठोगे। 1 इंच कोई जगह स्पेस देने के लिए ममता बनर्जी की पार्टी को बीजेपी कहीं छोड़ नहीं। बिल्कुल साहब, और मेरा अपना ये मानना रहता है कि किसी भी एग्जिट पोल से ज्यादा अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर के फीडबैक को लें तो उससे ज्यादा भरोसेमंद कुछ नहीं होता है, क्योंकि हर बूथ पे उनके वर्कर महीनों से रहते हैं। और बीजेपी जैसी पार्टी तो 3-4 महीने से लोगों को वहाँ पे कैंप कराई रहती है और इतना बड़ा फोर्स होता है, तो उसमें जो अगर प्रोजेक्शन के लिए डाटा ऑन रिकॉर्ड आगे भले कुछ बोल दें, अंदर खाने सिस्टम को पता होता है कि फिगर कहाँ जा रहा है। तो दोनों पक्ष को अगर आप देखें, बीजेपी और टीएमसी को, तो एक चीज एकदम आपको समझ में आएगी कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस लेवल गजब का है और टीएमसी दबाव में। और टीएमसी वाले ये ज्यादातर आपको कहते हुए मिलेंगे उनसे जुड़े हुए लोग की नेक टू नेक जा रहा है, ठीक। और बीजेपी वाले इतने कॉन्फिडेंस में कि वो ये बताने में लगे हुए हैं कि टीएमसी ने क्या क्या गलतियां की, कहाँ चुनाव टीएमसी से खराब हुआ। दूसरी चीज पहले फेज के बाद जब बीजेपी में टॉप लेवल पे कुछ आइडियाज आए बाहर से, टॉप लेवल पे डिस्कशन करने के लिए कि सेकंड फेज के लिए ये करना चाहिए, तो सीधे ये निर्देश दिया गया कि कीप इट सिंपल। पहला फेज में जिस प्रकार से हम लोग आगे बढ़े हैं, कुछ भी एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग बहुत आसानी के साथ बहुमत में जा रहे हैं। तो जब आप फ्रस्ट्रेशन में होते हो, दबाव में होते हो, तो बहुत कुछ ट्राई करते हो, बहुत कुछ उड़ान होते हो, जो टीएमसी करते हुए नजर आ रही है। बीजेपी एकदम कूल कमांड। आज के 2 दिन की बैठक की बात करें सौरभ, बीजेपी काउंटिंग बैठक बैठक जैसे पहले मैंने आपको बताया था कि बीजेपी का मानना था कि 2021 के विधानसभा चुनाव में हमारी 50-55 सीटें ऐसी खराब हो गई जो कि हम जीत के, लेकिन काउंटिंग में हेरफेर हुई, गड़बड़ी हुई, हमारे लोगों के साथ तो या तो भगा दिया गया या फिर हमारे लोग बहुत इक्विप नहीं थे इंफॉर्मेशन के मामले में। तो ये 2 दिन की बैठक है। आज 3 बैठक, कल 3 बैठक। एक बैठक में लगभग 30 विधानसभा के 6 लोगों को बुलाया जा रहा है और उनको बुलाकर भूपेंद्र यादव, जो कि 16-17 राज्यों में प्रभारी रह चुके हैं, चुनाव प्रभारी, वो बता रहे हैं कि आपको जब काउंटिंग होगी तो किन किन बातों का ध्यान रखना है, बैलेट पेपर कैसे, बैलेट बोर्ड कैसे खुलना चाहिए, उस पर अगर ऑब्जेक्शन करना है तो किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, ईवीएम जब खुल रहा है तो उस पर किस आधार पर ऑब्जेक्शन करें, सामने वाला अगर ऑब्जेक्शन करे तो उसे कैसे रिप्लाई करें। उसके पीछे वजह यह है सौरभ की बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग काउंटिंग में लगे रहेंगे उनका 3-4 बार का एक्सपीरियंस है काउंटिंग का ज्यादातर। दूसरी तरफ बीजेपी के बहुत सारे कार्यकर्ता कई बूथ पे, कई विधानसभा में नए हैं, उनको उस चीज का अनुभव नहीं उस तरफ में, तो उनके लिए ये ट्रेनिंग करके 2 दिन की ट्रेनिंग काउंटिंग में कोई गड़बड़ी ना हो। और बीजेपी का टॉप लीडरशिप जैसे भूपेंद्र यादव की बात कर लें या संदीप बंसल की बात कर लें, जो वहाँ पे चुनाव संभाल रहे हैं, आमतौर पर होता है कि वोटिंग के बाद वो दिल्ली या दूसरे राज्य में चले जाते हैं। दोनों के दोनों 4 तारीख तक उनको वहीं रहना है, वहीं रहना है। तो ये काउंटिंग में कुछ गड़बड़ी ना हो, काउंटिंग में आप अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ लगे रहें। तो ये बात भी मान लेता हूँ कि ये सतर्कता भी सब बरत रही है भाजपा। लेकिन ये जो 29 और 4 के बीच में जो हम देख रहे हैं, कल जो हुआ रात को, आज भी एक जगह से सुबह भी लोग पहुंचे वहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर, फिर उसके बाद कोलकाता पुलिस को बीएनएस की 163 धारा लागू करनी पड़ी कि यहाँ कोई 5 लोग नहीं होंगे। उससे क्या मिल जाता है? ममता बनर्जी को 4 घंटे को स्ट्रांग रूम में बैठे क्या मिल गया? कोई जिस सारा डिस्प्ले बाहर मॉनिटर दिया जा रहा है, सीसीटीवी का दिख रहा है सब कुछ। इकट्ठे के वजह से 2 चीजें, पहली बात तो ये कि वो अपना ग्राउंड तैयार कर रही है 4 तारीख के बाद के लिए, ये बताएं कि हाँ हारे नहीं हरा गया। और अचानक पूरे चुनाव में 226 200 के पार का आंकड़ा नहीं आया, अब आ रहा है अचानक से 226 का, तो मैसेजिंग वो है। और दूसरी चीज आप उसमें एक और देखें, क्या बीजेपी को कहने की जरूरत पड़ रही है पब्लिकली कि हाँ आप यहाँ पे लोग रहे हैं, हमारे लोगों को भी रहना चाहिए। ममता बनर्जी कह रही है कि मैं 4 घंटे हूँ तो आप लोग भी खड़े रहे, आप लोग भी रह सकते हैं। मतलब क्या है कि आपका सिस्टम आपको उस रूप में सपोर्ट नहीं कर रहा है। अन्यथा ये कहने की मुख्यमंत्री को जरूरत नहीं थी, वो एक निर्देश खाली से अंदर से आता है कि भाई सबको अपने अपने बूथ पर रहेगा, सब होते। ये भी बोला कि मैं चाहूँ तो एक झटके में 10,000 लोग खड़े हो जाएंगे। हाँ, वो आके बोलने का मतलब ये है कि वो दिखा रही है भाई हमारे पास सिस्टम उस रूप में नहीं है। 2021 में बीजेपी जिस चीज को लेकर स्ट्रगल कर रही थी, ममता बनर्जी कितने सांसद आपको ग्राउंड पर उसमें मेहनत करते हुए दिखे थे? उससे समझ में आ रहा है ना कि ढांचा आपका क्या है। और ये जो शहर बात है ना, मुकाबला इन दोनों में है ही नहीं। अमित शाह की स्ट्रेटजी और सारी चीजें और ममता बनर्जी का जो सिस्टम है उसके खिलाफ अभिषेक बनर्जी या जो सिस्टम, अन्यथा ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी से लोग नफरत कर रहे हो या उनके जो सपोर्टर हो आप उनसे चिढ़ रहे हो, उस सिस्टम से चिढ़ है जिस काम को इन्होंने किया।
और ये बीजेपी का भी मानना है कि अगर उस चीज को ये काउंटर कर ली होती तो मुकाबला शायद डिफिकल्ट हो सकता था, लेकिन उन्होंने उसको फ्री छोड़ा। एक एक्सपीरियंस लेके बीजेपी आई उड़ीसा का। नवीन पटनायक आज भी बहुत लोकप्रिय है उड़ीसा में, लेकिन उनका नीचे का जो कैडर है वो बहुत ही करप्ट था, उससे लोग परेशान थे। तो वो जनादेश उसके उस सिस्टम के खिलाफ था। तो ये समझ में आ गया कि जो पॉपुलर है उस पर अटैक मत करो, फिर मामला पलट जाएगा। जो अनपॉपुलर है उसको और अनपॉपुलर करने की कोशिश कीजिए, उस पर अटैक कीजिए। एक चीज पे अभी भी जो चीज थोड़ी और नहीं समझ में आई है, ये प्रमाइस के साथ कि ये बहस हम मान के चल रहे हैं तब बीजेपी आ रही है, तो ये कैसे ये सत्ता पलटी कैसे? आपने एक शब्द दिया था एक बार हमारी बातचीत में कि बंगाल इज अ पार्टी सोसाइटी। पार्टी हर जगह है, समाज के हर जगह पेनिट्रेशन है पार्टी का, टीएमसी का। जैसे इन्होंने उदाहरण दिया, बताया कि बीजेपी को लगता है कि काउंटिंग में भी गड़बड़ी हुई क्योंकि उसमें राज्य सरकार के कर्मचारी थे उसमें, तो उन्होंने कुछ सीटों पर हमारा नुकसान कर दिया काउंटिंग के दिन। वो अचानक से वो सारा वो सिस्टम वो तंत्र जिसने जो फेवर्स के लिए जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ, वो अचानक कोलैप्स कैसे कर गया? एक सीआरपी लग गई, सेंट्रल फोर्स लग गई, उसने वो नहीं लोगों में डर निकाल दिया। आप अपने मन का वोट दे सकते हैं, इतना तो समझ में आया। बाकी सारे एक्सटेंशन कैसे टूट गए अचानक? देखिए उसमें क्या है कि बंगाल में जो पार्टी सोसाइटी, गोपायन भट्टाचार्य जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, उन्होंने इसको डिफाइन किया था, वो रूलिंग पार्टी सोसाइटी। अच्छा, बड़ा यूनिक है, लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं। बाकी जगह आप बोलेंगे कि मैं बीजेपी में लीडर हूँ या कांग्रेस को सपोर्ट करता हूँ, वहाँ पे है आई डू पार्टी, मैं पार्टी करता हूँ, मैं सीपीएम करता हूँ, ये बीजेपी करता है। ये मतलब एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है। ये टीएमसी करता है, आई डू पार्टी मतलब वो कोई उसके बीच में गैप नहीं है, अद्वैत है। पार्टी और व्यक्ति जो है वो अद्वैत का सिद्धांत है, वो सीधा पार्टी घुस जाती है आत्मा में। और बड़े अच्छे से बोलेगा कि ये नया बीजेपी करना शुरू किया है, मैं पहले हम सीपीएम करता था, अब हम बीजेपी करते हैं। तो वो आई डू पार्टी बिल्कुल नहीं। और ये चीज सीपीएम के जमाने से आई कि उन्होंने 77 में पहली बार पंचायत इलेक्शन में डिसाइड किया कि जो पंचायत इलेक्शन होगा वो पार्टी सिंबल पे होगा। कांग्रेस ने तो विरोध किया, दलहीन गणतंत्र, कि नहीं आप ग्रास रूट लेवल पे पार्टी मत लाइए। जो आप वहां पे सबसे बड़ा बीजेपी का राइज 2019 में कब, जब 2018 में पंचायत चुनाव में ममता बनर्जी ने 40% वोट जगह पे नॉमिनेशन ही नहीं फाइल करने दिया अपोजिशन को। वासुदेव आचार्य 7 बार के एमपी थे, पुरुलिया में दौड़ा के मारा गया उनको जब वो गए। उसमें जब लगा कि भाई अब तो हमें कोई बचा नहीं सकता है सीपीएम के सपोर्टर्स को, वो एक मुश्त में जो है बाम से राम जो कहते हैं, 19 में वो दिखा कि बीजेपी हमारी तारन है। अब उसका तंत्र क्या होता था? तंत्र ये होता था कि जो भी शहर में पारा कल्चर है या गांव में टोला कल्चर है, ठीक है, उसमें आपको कैरम खेलता हुआ आप जाएंगे तो 4-5 लड़का मिल जाएगा, वो कैरम खेल, वो पार्टी का एजेंट है ही, वो कुछ नहीं करता, वो कैरम भी नहीं खेलता, वो पार्टी करता है। ठीक, उसका खाना पीना खर्चा, और फिर पूरी की इकोनॉमी कल्चर, और बहुत जगह तो शादी विवाह भी पहले, अब थोड़ा बहुत कम हुआ है, वो सब कुछ पार्टी एक्सक्लूजन और इंक्लूजन जो है पार्टी के आधार पे। कौन सा चैनल देखते हैं उस पे भी आपत्ति हो जाती है। अब कम हुआ है। अब उनका स्ट्रेंथ कहां से आता है? सीपीएम वाला तो सबसे बड़े गुंडे थे, टीएमसी के आने के बाद, क्योंकि उसको वहां की एस्टेब्लिशमेंट जो है वो प्रोटेक्ट करती है, और एस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा चीज ब्यूरोक्रेसी और स्टेट पुलिस। गुंडागर्दी जो होती है वो पुलिस के संरक्षण में होती है, पुलिस करवाती है। अब इस बार क्या हुआ कि बंगाल में लोग कहते हैं ना कि बूथ जैमिंग एंड सोर्स जैमिंग, बीजेपी ने सिस्टम जैमिंग कर दिया कि आपके स्टेट पुलिस का कोई रोल ही नहीं, वाईफाई बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया, कोई रोल ही नहीं। अभी देखिए काउंटिंग में भी वो हाई कोर्ट पहुंच गए, रिजेक्ट हो गया कि स्टेट ऑफिशियल्स को लाइए। ये पहला एक किसी ने लिखा आज की सबसे बड़ी गलती तो ये हो गई कि वो डिविजन अफसरों को ही बंधक बना लिया, कोर्ट से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, किसी भी मामले में नहीं मिल रहा। और वो क्यों बनाया? क्योंकि आपको ये देखना बंगाल में बड़ा गुंडा कौन है। बंगाल में शरीफ पार्टी नहीं चाहिए किसी को। अच्छा, गुंडाई के बेसिस पे पार्टी रूल करती है। सीपीएम ने ये सिखा दिया कि विरोधी को आने ही मत दो, विरोधी शून्य। 77 के बाद कांग्रेस खत्म, गलती से सिंगूर और नवीन ऐसे सेटल पुलिस से बड़ा तो गुंडा होता ही नहीं कोई।
हाँ तो गुंडे को बड़ा गुंडा चाहिए, तो धमकियां दोनों उल्टा टांग के मारूंगा। और अभिषेक बनर्जी कोशिश किए न्यूट्रलाइज करने की, इस बार हम अकेले देखेंगे, पिछली बार तो छोड़ दिए 2-4 जगह जहां अड़ाए थे। उस परसेप्शन वार में बीजेपी ने वो जो सिस्टम जैमिंग की, जिसके बल पे वो जो पार्टी सोसाइटी, अदरवाइज जैसे ही पार्टी जाती है वो भाग जाता है। पेट्रोनेज जहां से मिल रही थी वो पेट्रन्स तो थे, लेकिन वो जिसके थ्रू फ्लो करता थी पावर चली गई। एक तो हाँ उन्हीं की ताकत चली गई। जब सारी ब्यूरोक्रेसी टॉप लेवल पर जो है वो चीज हो गई, एक ताकत बची।